तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक अद्भुत सफर में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे भूल भुलैया 3 की स्टोरी। अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी एक पुरानी हवेली के चारों ओर घूमती है, जहां डर और हंसी का जबरदस्त डोज होने वाला है। इस बार नए ट्विस्ट और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी होंगे, जो आपको हंसाने के साथ साथ थोड़ी सी हॉरर भी देने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग रक्त घाट से होती है, यानी कि 1824 में, जहाँ पर हम एक लेडी को मेरे ढोलना सॉन्ग पर नाचते हुए देखते हैं। और तभी वहाँ के महाराज की एंट्री होती है। महाराज वहाँ पर आकर उस लेडी को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं और फिर अपने सैनिकों के सामने उसे जिंदा जला देते हैं। और जिंदा जलाने वाले एक आदमी ने मास्क भी लगाया हुआ होता है, और हम नोटिस करते हैं कि उस लेडी की आत्मा बदला लेने लौट चुकी थी। अस्थियों से ही आत्मा सामने आती है और इसी मास्क से वो अपने चेहरे को छुपाकर सबसे पहले उस सैनिक को जलाती है जिसने कि उसे जलाया था। और फिर सीन आता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम रूप बाबा यानी कि रोहान को देखते हैं, जो भूल भुलैया 2 मूवी के रूप बाबा से अलग है। यानी कि ये भी रूप बाबा कैरेक्टर तो है, बट नॉट द सेम। एनीवेज, रोहान का एक असिस्टेंट है टिल्लू, यानी कि छोटे मियाँ, जिसके साथ में वो सबको लूटते हैं भूत का बहाना लेकर और बदले में उनसे पैसे लेते हैं। और इसी के चलते एक राजघराने का व्यक्ति रोहान को बुलाता है कि उनके जीजाजी यानी कि राजा साहब की बेटी मीरा की 1 साल पहले ही डेथ हो गई थी और उनको उसकी आत्मा से बात करनी है। और रोहान ऐसा ही करता है। रोहान को ऐसा लगता है कि वो उनको भी लूट लेगा, लेकिन इस बार सच में उसके सामने उसकी आत्मा आ जाती है, जिससे कि वो डर जाता है। और ये सब कुछ मीरा और उसके मामा ने रिकॉर्ड कर लिया था, यानी कि ये सब झूठ और एक सेटअप था, और वो बस ये देखना चाहते थे कि रूप बाबा फ्रॉड है या नहीं। लेकिन वो फिर भी उसको माफ कर देते हैं और अपने साथ रक्त घाट चलने के लिए कहते हैं, जिसके बदले उसको 2 करोड़ मिलने वाले थे। और रोहान मीरा उसके मामा जी की ट्रेन में बैठकर रक्त घाट के लिए निकल पड़ते हैं। अब रक्त घाट आते ही हर कोई रोहान को घूरे जा रहा था। अब जो राजा साहब की फैमिली है, वो डर की वजह से महल के अंदर नहीं, बल्कि उसके सामने गाय के अस्पताल में रहते थे। और रीजन ये होता है कि महल के अंदर मंजुलिका नाम की भूतनी का वास था और वो किसी को भी वहाँ पर टिकने नहीं देती है। यहाँ राजा साहब अपनी बीवी मीरा, उसकी छोटी बहन, छोटा भाई और राजा का बॉडीगार्ड फौलाद सिंह समेत सभी काफी गरीबी में जी रहे थे। अब मीरा और उसका मामा रोहान को यहाँ पर इसलिए लाए थे ताकि वो भूत प्रेत को दूर करके इस महल को भूत से आजाद कर दे, ताकि महल को वो बेच पाए। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है, रोहान की रिंगटोन वीराना मूवी का म्यूजिक होता है। और अब रात में रोहान की मुलाकात होती है पुरोहित जी से, जो कि रोहान को देखते ही उनको राजकुमार कहने लगता है। अब महल के अंदर आते ही रोहान के साथ काफी सारी हॉन्टिंग चीजें होती हैं, लेकिन पुरोहित जी काफी ज्यादा भावुक होकर रक्त घाट का पास्ट उसको बताते हैं। असल में सालों पहले यहाँ के जो महाराजा हुआ करते थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मंजुलिका था। मंजुलिका गाने, नाचने और शस्त्र कला में नंबर 1 थी। कोई भी उसके आसपास नहीं था, तो मंजुलिका को लगा कि इस राज की गद्दी उसकी ही होगी। लेकिन कुछ वक्त के बाद राजा को एक दासी से एक लड़का पैदा होता है, जिसका नाम राजकुमार देवेंद्र नाथ रखा जाता है। वक्त बीतता है और मंजुलिका अपने भाई से नफरत करती थी, और ये नफरत उस दिन आसमान छू गई जब राजा ने देवेंद्र को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। बस क्या था, मंजुलिका ने देवेंद्र को गुस्से में आकर मार डाला। यानी कि जो स्टार्टिंग वाला सीन था उसमें मंजुलिका थी, और ऐसा पुरोहित जी ने बताया। अब पुरोहित जी के पूर्वजों ने एक खास यज्ञ करके पवित्र तेल बनवाया और मंजुलिका को हमेशा के लिए एक कमरे में कैद कर दिया, जिसके ऊपर भेरक कवच लगाया गया था। और तब से महल हॉन्टेड है और रोहान कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र नाथ का ही पुनर्जन्म है। और ऐसी भविष्यवाणी पुरोहित जी के पूर्वजों ने करी थी। दुर्गा अष्टमी के दिन ही राजा के खानदान का कोई पुनर्जन्म लेकर मंजुलिका को रोक सकता है, बट तब तक ये दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। और सिर्फ दुर्गा अष्टमी के दिन रोहान दरवाजे को खोलकर मंजुलिका को खत्म कर सकता है। और इसीलिए जब रोहान वहाँ पर आया था तो सब उसको अजीब तरह से घूर रहे थे। और इसी के साथ अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि राजा और बाकी सब इस महल के अंदर क्यों नहीं रुक रहे थे। अब रोहान की बात करें तो रोहान तो उल्टा ही इससे खुश हो जाता है कि वो तो राजकुमार है, और रात होते ही वो सभी गाँव वालों से मिलता है, क्योंकि हर साल गाँव वाले मिलकर मंजुलिका को मूर्ति को जलाते थे। लेकिन इस साल वो रोहान के हाथों होगा। और इसी में सडनली एंट्री होती है नटवर की, यानी कि छोटा पंडित जगन्नाथ शास्त्री, बड़े पंडित और उसकी बीवी की, जो सबको ये बोलते हैं कि रोहान फ्रॉड है। लेकिन उल्टा रोहान उनको महल के अंदर ही काम करवाने लगता है, जिससे कि वो तीनों काफी परेशान रहने लगते हैं। एनीवेज, अब गांव वाले राजा को उधार देना शुरू कर देते हैं कि राजकुमार आ चुका है, जिससे कि ये खाना खाएंगे और महल को रिनोवेट करेंगे। यानी कि इनकी हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। अब रिनोवेशन के लिए मीरा ने बुलाया था कौशिक जी को, लेकिन वहाँ पर मलिका आ जाती है। यहाँ पर पहले कौशिक जी आते हैं, लेकिन मलिका कहती है कि वो लंबी छुट्टी पर गए हैं, जिसके बदले में वो यहाँ पर आई है। अब रात में होता ये है कि रोहान को मीरा का एक डरावना सपना आता है, और हम नोटिस करते हैं कि साइड में खिड़की के पास मल्लिका खड़ी हुई थी,
जिसके बाद मल्लिका मंजुलिका के सारे हथियारों को बड़े ध्यान से छू रही होती है और इसी बीच राजा साहब और उनके साले साहब आते हैं और कहते हैं कि मल्लिका सबसे तेज हुआ करती थी शस्त्र चलाने में और उसके जैसा कोई भी नहीं था। और तभी मल्लिका पीछे मुड़कर एक नाइफ इस तरह से फेंकती है कि उन सबको लगता है कि वो मिस हो गया है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि एक ततैया पर जाकर लगा था, यानी कि जो मल्लिका दिख रही है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब रात में फिर से रोहान की रेडियो से आवाज आने लगती है कि वो इस महल से चला जाए। काली बिल्ली उस पर हमला भी करती है जिससे कि वो काफी डर गया था और इसी में देवेंद्र नाथ की पेंटिंग भी जल जाती है जिससे कि सभी शौक हो गए थे। लेकिन मल्लिका कहती है एक पेंटिंग ही तो है, इसके ऊपर इतना डरना क्या है। अब अगले दिन टिल्लू रोहान के पास आ जाता है और वो ये बताते हुए कहता है कि शहर में उनका भांडा फूट चुका है और इसी के साथ साथ एसीपी भी उनके पीछे पड़ा हुआ है। अब रोहान ना ही महल छोड़ सकता है और ना ही शहर जा सकता है क्योंकि मीरा और उसके मामा तो उसे ब्लैकमेल करके यहाँ पर लाए थे और अगर महल छोड़ा तो उनका वीडियो वायरल हो जाएगा जिसके चलते वो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। अब मीरा के भाई को पैसे देकर रोहान उसका फोन मंगवाता है जिसके अंदर मीरा ने उसे कई सारे फोटोज ली थी और इसका मतलब ये है कि वो रोहान को पसंद करती थी। रोहान काफी खुश हो गया था। एनीवेज अब रोहान की नजर एक पेंटिंग में पड़ती है जिसकी शक्ल बिल्कुल मीरा जैसी थी। एटलीस्ट मीरा पिछले जन्म में देवेंद्र की पत्नी मधुलिका थी और मेरे ख्याल से जन्म में मीरा और रोहान का मिलना बहुत मुश्किल है। और इसी बीच होता ये है कि मंजुलिका वाले कमरे का कवच टूट जाता है और मंजुलिका उनको डराते हुए कहती है कि चला जाए यहाँ से, लेकिन तभी मल्लिका वहाँ पर आ जाती है और एक थप्पड़ से सारा सच बाहर आ जाता है। और असल में ये सब छोटा पंडित, बड़ा पंडित और उसकी बीवी कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि वो तो 2 साल पहले ही यहाँ पर आ गए थे। असल में उनके वहाँ पर बहुत ही बारिश हुई जिसके चलते सब डूब गया था और इसी वजह से वो महल के अंदर आ गए। 2 साल से वो यहाँ पर मस्ती कर रहे थे लेकिन रोहान ने सब आकर बर्बाद कर दिया और इसीलिए वो रोहान को शुरुआत में पाखंडी बोल रहे थे ताकि उनका भांडा न फूट जाए। वो ये बताते हुए कहते हैं कि जब वो यहाँ पर आए थे तो ये ताला पहले से ही टूटा हुआ था और वो रोहान को अभी तक इसलिए डरा रहे थे कि वो यहाँ से चला जाए और उनका भांडा भी ना फूटे। यानी कि अब तक जो भी हंटिंग क्यूब कर रहे थे वो सब इन्हीं लोगों ने किए थे। खैर अब आसपास के सभी लोगों को ये मैसेज जाना जरूरी था कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है, लेकिन डायरेक्टली बोलते तो उनके पूर्वज गलत हो जाते और इसीलिए रोहान यहाँ पर एक यज्ञ करके गेट को दुर्गा अष्टमी से पहले ही खोलने की सलाह देता है। यहाँ पर खाली नाटक करना था जिसके अंदर मल्लिका को मंजुलिका बनना था और इसके लिए वो राजी भी हो जाती है। अब इसमें छोटे पंडित, बड़े पंडित और पंडिताइन को आगे बर्फ और धरती पे लोटपोर करके ये चीजें करनी थी, यानी कि यज्ञ में साथ देना था। बट अचानक से होता ये है कि स्ट्रेंजली मल्लिका बंगाली में रोहान पे गुस्सा करने लगती है जो कि बहुत ही अजीब था। बट अल्टीमेट होता ये कि हर जगह ये बात फैल गई थी कि अब जो महल है वो भूत मुक्त हो गया है और इसीलिए महल को खरीदने के लिए बड़े बड़े लोग शहर से आने लगते हैं। बट अब अचानक से ही मल्लिका एक जगह पे कुछ रिनोवेशन का काम करा रही होती है और तभी दीवार नीचे गिर जाती है जहाँ पर एक छिपा हुआ रास्ता दिखता है, यानी कि एक सीक्रेट पैसेज था। नीचे जाकर देखने पर वहाँ सेम टू सेम दरवाजा था जिसके ऊपर भेरा कवच चढ़ा हुआ था, यानी कि एक महल के अंदर 2 दरवाजे। अब पुरोहित जी भी इससे शॉक हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो गेट को ना खोलने की चेतावनी देकर राजमहल का इतिहास पढ़ने निकल जाते हैं। लेकिन रोहन राजा से कहता है कि गेट को आज ही खोल दो और बस गेट खुल जाता है और ढेर सारी रेवन बर्ड्स बाहर आ जाती हैं और इन्हें पुरोहित जी जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं वो बताते हैं कि अब तो अनर्थ हो चुका है क्योंकि राजा की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी, यानी कि मंजुलिका और अंजलिका। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि अंजलिका के बारे में पूरे इतिहास में से ही मिटा दिया गया था। वो कहते हैं कि अब यहाँ पर कोहराम आएगा, यानी कि उनके हिसाब से एक में अंजलिका बंद थी और एक में मंजुलिका। अब हमें पास्ट की एक कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम राजा साहब देवेंद्र और उसकी पत्नी को देखते हैं जिनके सामने अंजलिका और मंजुलिका की डांस परफॉर्मेंस हो रही थी। अब यहाँ पर राजा खुश तो होता है लेकिन राजगद्दी वो देवेंद्र को सौंप देता है जिससे कि ये दोनों बहनें गुस्सा हो जाती हैं। खैर अब प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है कि सूर्यगढ़ की महारानी मंदिरा इस महल को खरीदने आई थी जो कोई और नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित थी। वो मंजुलिका के ही कमरे में रहना चाहती थी और जैसे ही वो वहाँ पर जाती हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मल्लिका भी मौजूद थी और दोनों एक दूसरे का गला पकड़ लेती हैं और पूरे महल के सामने रिबन बर्ड्स मारी जाती हैं जिससे कि सभी शौक हो गए थे। और इन्हें पुरोहित जी कहते हैं कि मंजुलिका उनको देख रही है, वो प्लानिंग कर रही है कि आगे क्या करना है। उनका कहना था कि बस अब रोहान उसको खत्म कर सकता है और इसी के साथ वो ये भी बताता है कि जो मंजुलिका थी वो छुपकर वार करती थी, बट जो अंजलिका थी यानी कि जो बड़ी बहन थी वो छुपकर नहीं बल्कि डंकी की चोट पर वार करती है और उनको फिर से एक स्पेशल यज्ञ करना होगा जिससे कि ये खास तले उत्पन्न होगा और इस बार हमें आत्मा को भस्म करना पड़ेगा और ये काम रोहान ही करेगा। खैर अगले दिन राजा सबको चिकन राइस की दावत देता है लेकिन यहाँ पर चिकन बिरयानी नहीं थी, यहाँ पर कोए की बिरयानी थी जो पिछली रात मारे गए थे। एनीवेज मीरा रोहान मंदिर घुमाने के लिए कहते हैं लेकिन वो गुस्सा हो जाती है कि मैं मंदिर नहीं जा सकती, मैं नास्तिक हूँ। अब मल्लिका के सामने मंदिर आती है लेकिन पहली बार मिलने के बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे कि इन दोनों के बीच तनाव था। और तभी एक सॉन्ग के बाद हमें दिखाया जाता है कि मल्लिका और मंदिरा रोप खींचने का कंपटीशन कर रही होती हैं
लेकिन रोप ही टूट जाती है। दोनों एक दूसरे से काफी गुस्सा थी। अब सबके हिसाब से महल की भूतनी चली गई थी, तो राजा रोहान को पैसे का चेक देकर जाने के लिए कहता है। लेकिन रोहान को मीरा से प्यार था, तो वो कैसे जा सकता है। और वो राजा की बीवी की आत्मा को अपने अंदर आने की एक्टिंग करता है, जिससे कि राजा मीरा की शादी रोहान से करवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ छोटे पंडित को पार्टी में एक पेंटिंग मिलती है, जिसे वो मीरा को दिखाते हैं, और उस पेंटिंग के ऊपर मंजुलिका लिखा हुआ था। और उस पेंटिंग के जो मिस्त्री थी वो सॉल्व ही होने वाली थी। लेकिन इसी बीच होता ये है कि मल्लिका उसके ऊपर रेड पेंट गिरवा देती है, जिससे कि कोई भी उसे देख ना पाए कि मंजुलिका कौन थी। लेकिन इसका रीजन किसी को समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। और यहाँ मीरा को उसके ऊपर शक हो जाता है। अब मीरा के मामा जो रोहान को ट्रेडिशनल ड्रेसेस शादी के लिए दिखा रहे थे, इसी भी ड्रेस में से एक हाथ निकलकर उनका गला पकड़ लेता है, जिससे डर कर टिल्लू, रोहान और मामा जी भागते हैं। कि तभी बाहर जो होता है, महल के लिए 800 करोड़ एक कंपनी ऑफर करने के लिए तैयार थी, लेकिन राजा कम कीमत समझकर चेक को ही फाड़ देता है। और बस फिर राजा को पता चलता है कि भूत नहीं गया है, तो वो रोने लगता है कि उसने इस चेक को भी फाड़ डाला और अब वो गरीबी की जिंदगी फिर से नहीं जी सकता है। और इसी में सबको रोहान की सच्चाई का भी पता लग चुका था कि वो तो फ्रॉड है। लेकिन वो राजा को सजेस्ट करता है कि मंदिरा तो है और उसको तो वो महल बेच सकते हैं। वो यहाँ पर 1000 करोड़ देने के लिए तैयार थी, बट वो साइन खाली दुर्गा अष्टमी को ही करेगी। बट यहाँ पर अचानक से ही वहाँ पर विक्की खन्ना नाम का एक बिजनेसमैन आ जाता है, जो कि अभी इंस्टेंट डील करता है। लेकिन होता ये है कि रात को वही सेम आत्मा आकर विक्की खन्ना को मार डालती है। अब अगले दिन ये होता है कि मीरा की जो मल्लिका होती है, वो महल के सिंहासन पर बैठी नजर आती है, जो सिंहासन को उठाकर मीरा को डरा देती है। लेकिन जब वो ये बात रोहान को बताने जाती है, तो शॉकिंगली मल्लिका वहीं पर बैठी हुई थी। उल्टा रोहान उससे बताता है कि विक्की खन्ना अब जिंदा नहीं रहे। ये सुनते ही मंदिरा बहुत हंसने लगती है और मल्लिका भी वहाँ से उठकर चली जाती है। उसको मंदिरा खुद काफी अजीब लग रही थी, लेकिन इसका उल्टा असर होता है और मीरा और रोहान यही सोच रहे होते हैं कि इन दोनों में से कोई मंजुलिका है। खैर अब रात में रोहान उसी सीक्रेट रास्ते से होते हुए जा रहा था, जहाँ पर मंदिरा और मल्लिका बैठी हुई थी। वो ये कह रही होती है कि वो जानना चाहती है कि असली मंजुलिका कौन है, और बस वो उसका गला पकड़ लेती है। लेकिन बस ये एक रोहान का सपना था। लेकिन सडन होता ये है कि उसके बगल में मीरा सो रही होती है। वो शौक हो जाता है कि ये सब कब हुआ, लेकिन तभी वहाँ पर उसको वही मास्क वाली आत्मा डराती है। मीरा अचानक से उठती है और हंसने लगती है और फिर सो जाती है, जिससे कि रोहान बहुत ही ज्यादा डर गया था और इसी के चलते वो पूरी रात महल के बाहर ही काट देता है। अब छोटा पंडित और गैंग बैठे हुए थे। इसी बीच विक्की खन्ना आ जाता है, जो कि भूतिया लग रहा था। वो उनको डराता भी है, लेकिन ये असल में कोई और नहीं बल्कि वही मास्क वाली आत्मा थी, यानी कि रियल मंजुलिका। लेकिन तभी एक इनविजिबल वॉल इनको रोक देती है, जिसको ये सब हट बोलकर यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो उससे अब शादी करना नहीं चाहता था। वो काफी डर चुका था। अब होता ये है कि रोहान वहाँ से गाड़ी में तो भागता है, लेकिन वापस बार बार महल में ही आ जाता है। इनफैक्ट छोटा पंडित और गैंग भी सेम करते हैं। वो अपने बैलों के साथ वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो भी बार बार महल में ही आ रहे थे। और इसी बीच होता ये है कि छोटा पंडित पहाड़ से नीचे गिर जाता है और तभी पुरोहित जी ने अब वो स्पेशल तेल रेडी कर लिया था। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि पुरोहित जी को पहले से ही पता था कि रोहान लोगों को शहर के अंदर रूह बाबा बन के ठग रहा होता है, लेकिन उसको अभी भी उसके ऊपर भरोसा था कि वही कुछ कर सकता है। अब जिस तेल को मंजुलिका की आत्मा पर छिड़कना था, उस तेल को बड़ा पंडित और उसकी बीवी अपने सर में लगा लेते हैं, जिसके बाद मीरा के साथ कुछ होता है और वो सपना देखती है कि वो खुद को आग लगा रही है। अब किसी तरह से रोहान उसे होश में लेकर आता है। मीरा भी ये बताते है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और वो लास्ट में मंदिरा के साथ थी। और रोहान अब गुस्से में आकर वो मंदिरा पे गुस्सा करने लगता है। तभी अचानक से ही मल्लिका मंदिरा को उठाकर ऊपर ले जाती है और नीचे पटक देती है कि वो मंजुलिका है। अब वो रोहान को मारने ही वाली थी कि तभी उसने वो तेल वहीं पर डालकर आग लगा दी, जिससे कि वो बच गया। कि तभी अचानक से ही मंदिरा हंसने लगती है कि वही असली मंजुलिका है, उसने गलत बहन को जलाया है। जो पेंटिंग रेड कलर से ढकी हुई थी, आपको याद होगा, उसको शहर में रिस्टोर होने के लिए भेजा गया था, जिसका फोटो फोन पे आ गया था, जहाँ पर मंजुलिका विद्या बालन ही थी, यानी कि मल्लिका। लेकिन तभी अचानक से ही उनको बचाने जवान आ जाता है। जी हाँ, लेकिन ये जवान नहीं बल्कि टूटा हुआ पंडित था, जो कि बचते बचते यहाँ पर आया था, जिसको मार पीट कर मंदिरा ठीक करती है और रोहान उस पर भी तेल डालने वाला होता है। लेकिन मल्लिका उसको रोकती है कि ये सब गलत है, मंदिरा के अंदर मंजुलिका हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर जो राज खुलता है, वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर असल में मल्लिका और मंदिरा तो इंसान ही है। उनके अंदर एक आत्मा आ रही थी, जो कि उस रात दरवाजा टूटने से आजाद हुई थी, और वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्र नाथ की थी। जी हाँ, रियलिटी में जो हुआ था वो यूँ हुआ था कि देवेंद्र नाथ हमेशा से एक लड़के के रूप में लड़की थी। उसके अंदर लड़कों जैसी कोई फीलिंग नहीं थी। एक रात को उसकी दोनों बहनों ने उसे पकड़ लिया था कि वही रातों को नाचता और गाता है। वो कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है और वो उसको सब कुछ बता दे। वो उसकी प्यारी बहनें हैं। वो ये भी कहता है कि वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता है। फिर वो उसे नाचने के लिए भी कहती हैं। लेकिन इतने में ही मंजुलिका जो है
वो सीधा ही अपने पिता को बुलाती है कि देखो जिस बेटे को चुना गया था वो तो मर्द ही नहीं है। और बस फिर क्या था, वही स्टार्टिंग वाला सीन आता है। यहाँ पर एक लेडी को थप्पड़ मारा गया था, लेकिन वो लेडी नहीं थी बल्कि वो देवेंद्र नाथ था जिसको जिंदा जला दिया गया था। यानी कि यहाँ पर मंजुलिका कभी थी ही नहीं, लेकिन एक राजा के लिए काफी बेइज्जती वाली बात हो चुकी थी, जिसके चलते उसने अपने ही बेटियों को राज से निकाल लिया था कि उन्होंने गद्दी के लालच में अपने ही भाई की बेइज्जती करवा दी, जिसके चलते राजा को ये कदम उठाना पड़ा। वो चाहती तो उसको पर्सनली ये बात आकर बताई जा सकती थी, लेकिन राजगद्दी की लालच में उन्होंने ऐसा नहीं किया। यानी कि देवेंद्र जला दिया गया और शायद उसकी बीवी ने भी खुद को आग लगाया होगा। तभी मीरा को ऐसा सपना आया था। माई देवेंद्र की आत्मा ने ही ऐसा सपना इंट्रोड्यूस किया होगा। उन्होंने अपने पिता और बाकी सैनिकों को सबको मार तो दिया, लेकिन पुरोहित जी ने पंडितों के साथ मिलकर उसको अंदर बंद कर दिया उसी दरवाजे के पीछे, और जस्ट उसके ऊपर एक सेम दरवाजा बनवाया ताकि असली देवेंद्र तक कोई न पहुंच पाए। यानी कि वो सीक्रेट रास्ता जो था। अब बात रही अंजलिका के बारे में, तो राजा के परिवार से उसे पूरी तरह से मिटा दिया गया था सजा के रूप में। यानी कि उसकी हिस्ट्री ही मिटा दी गई है, और इसीलिए किसी को नहीं पता कि राजा की 2 बेटियां हैं। सब जगह ये कहानी फैलाई गई थी कि देवेंद्र को मंजुलिका ने मारा है और फिर मंजुलिका को ही जलाया गया था। उसकी आत्मा वहाँ पर महल के अंदर कैद है, जबकि असली आत्मा तो देवेंद्र की कैद थी। और अंजलिका का नाम ही पूरी हिस्ट्री से मिटा दिया गया है। यानी कि यहाँ पर पूरी स्टोरी को ही उल्टा पुल्टा कर दिया गया था ताकि राजा की बदनामी ना हो। और अब फाइनली देवेंद्र की जो आत्मा होती है वो रोहान के हाथ से तेल लेकर फेंक देता है और सबको वो जलाने वाला ही होता है कि तभी वो खुद नोटिस करता है कि वो खुद उस तेल पर खड़ा हुआ है, जिसके चलते उसकी आत्मा वहीं कैद सी हो जाती है। और पुरोहित जी ये कहते हैं असल में अंजलिका और मंजुलिका का पुनर्जन्म मंदिरा और मल्लिका के रूप में हुआ है, न कि रोहान का पुनर्जन्म हुआ है। और शुरुआत से ही मंदिरा और मल्लिका के साथ देवेंद्र की आत्मा यही कह रही थी। शुरू में दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ा था, वो भी देवेंद्र ने करवाया था। वो चाहता तो उसको मार सकता था, लेकिन उसने उनको तड़पाना चाहा। यानी कि जो देवेंद्र की आत्मा थी जब से वो आजाद हुई थी, यानी कि जब वो गेट खुला था उसके बाद से ही जो भी हंटिंग महल में हुआ था वो सब देवेंद्र ने करवाया था ताकि वो अपना बदला ले सके। लेकिन दोनों बहनें अपनी ही की गलती नहीं दोहराती। देवेंद्र बहुत मासूम था, उसने अपनी बहनों पर भरोसा किया था, वो उनसे काफी प्यार भी करता था। और इसीलिए मल्लिका और मंदिरा उससे माफी भी मांगती है कि उन्होंने उसके साथ गलत किया। वो चाहे तो उनको मार दे, लेकिन बाकी सबको छोड़ दे। लेकिन देवेंद्र हमेशा से यही चाहता है उसको रिस्पेक्ट और प्यार मिले, और इसलिए वो बहन के आंसुओं को देखकर उसका गुस्सा भी खत्म हो जाता है। वो उसे माफ कर देता है और उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इस मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि मल्लिका ने कौशिक जी को मारा नहीं था, वो सच में छुट्टी पर गोवा गए थे। एंड वही मंदिरा बताती है कि उसका तो असली नाम मंदिरा है ही नहीं, वो तो किसी और ही काम के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन महल में आते ही वो खो सी गई, क्योंकि उसका भी पास्ट यहीं से जुड़ा हुआ था। उसका रियल नेम शॉकिंगली एसीपी राथर होता है। जी हाँ, वही एसीपी जो कि रोहान को पकड़ना चाहती थी, लेकिन अब शायद वो ऐसा नहीं करने वाली। और अब इन दोनों के ही अपना पिछला जन्म याद आ गया था, और अब इन दोनों बहनों के मन में महल को लेकर कोई लालच भी नहीं था। और इसी के साथ भूल भुलैया 3 का सफर भी यहीं पे एंड हो जाता है। मैं इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार देती हूँ। और आप इस मूवी को कितने स्टार देंगे?